दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर वन रिजल्ट फाइनेंशियल 24 के अनाउंस हो चुके हैं। तो आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे और कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स देखेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे इन लोगों ने डाइवर्सिफाइड किया अलग अलग बिजनेस में, ग्रोइंग इंडस्ट्री में, जो हर इन्वेस्टर के लिए एक लर्निंग हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं बिजनेस पर्सन के लिए भी एक लर्निंग है कि कैसे ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं। दोस्तों हम करंट ट्रेंड यानी अभी के लेटेस्ट रिजल्ट जानने का प्रयास करेंगे और इससे अनुमान लगाएंगे कि नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में हम रिलायंस से क्या होंगे। रेडी हो दोस्तों? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर ये सारे अपडेट मिलते जाए। राइट, रिलायंस इंडस्ट्री की कहानी धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा 1958 से शुरू हुई और इन्होंने एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की तौर पे जबरदस्त ग्रोथ किया। दोस्तों ऐसे समय पे जहां पे एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम थे, जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉब्लम थे, लिबरलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, दोस्तों ऐसे समय पे धीरूभाई अंबानी जी ने जो रिलायंस की नींव रखी और जबरदस्त ग्रोथ हमने उसके बाद के समय में देखा रिलायंस इंडस्ट्री का। दोस्तों 1986 के दौर के बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये दोनों भी दोस्तों एक्टिव हो चुके थे। 2002 तक जब धीरूभाई अंबानी जी की दोस्तों डेथ हुई, रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी एक जायंट बन चुकी। आप देख रहे हो 2002 में दोस्तों ये 42,000 करोड़ का टर्नओवर करते थे। राइट, यानी 4,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 10 गुना टर्नओवर जो आप 10 साल में देख रहे हो, जबरदस्त ग्रोथ था। और दोस्तों ये जो टर्नओवर था हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनियों के लिए ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये समय पे तो खाली गवर्नमेंट कंपनीज के टर्नओवर हुआ करते थे। तो एक प्राइवेट कंपनी बड़ी उभर कर बाहर आई। दोस्तों 2002 के बाद 2003-4 ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में रहा अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के बीच में। 2005-6 में दोस्तों डिवीजन कर दिया गया। दोस्तों वो समय पे भी रिलायंस में जो अनिल अंबानी जी के पास कंपनियां दी गई थी, रिलायंस में से इनको डिमर्ज किया था। जैसे रिलायंस कैपिटल, दोस्तों बड़ी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग में थे। आज जैसा हम बजाज फाइनेंस को देख रहे हैं, पिछले 10-15 सालों में कितना जबरदस्त ग्रोथ किया। तो रिलायंस कैपिटल का भी बढ़िया नाम था वो टाइम पे। राइट, तो रिलायंस कैपिटल अगर बढ़िया चला पाए होते तो हो सकता है ये भी आज बजाज फाइनेंस की तरह एक बड़ी कंपनी बन चुकी होती, क्योंकि रिलायंस कैपिटल में खाली फाइनेंस नहीं था, लाइफ और जनरल भी था, जैसा बजाज फिनसर्व में हम लोगों ने देखा। दोस्तों ये लीडर थे वो टाइम पे लाइफ, जनरल, इवन स्टॉक ब्रोकिंग में भी। तो उनको अनिल अंबानी जी को टेलीकम्युनिकेशन की भी कंपनी दी गई थी और वो टेलीकॉम में भी दोस्तों लीडरशिप की ओर जा रहे थे। राइट, तो जो भी कंपनी डिमर्ज करके दी गई दोस्तों वो बड़ी थी, और अगर कंसिस्टेंटली अगर आज होती तो हो सकता है ये सारी कंपनियां और रिलायंस मिलके दोस्तों एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम दर्ज कर पाते। आज हालांकि हमने वापस से रिलायंस को दोस्तों कम्युनिकेशन में देखा और नंबर 1 आए, पर ये तो 10 साल पुराना, 15 साल पुराना इतिहास था। तब भी वो बन सकते थे, पर अनिल अंबानी जी के पास जो कंपनी आ गई उसमें से कोई कंपनी दोस्तों हिट नहीं हुई। इन शॉर्ट सारी कंपनीज में प्रॉब्लम आ गए। दोस्तों 2007 से मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आज हम देख रहे हैं उसकी भागदौड़ संभाली, रिटेल आया और कुछ समय बाद अभी हमने जियो की भी एंट्री देखी। तो कैसे दोस्तों एक टेक्सटाइल की कंपनी ने आने वाले समय के लिए अपने आप को खड़ा किया दूसरी इमर्जिंग सेक्टर की कंपनियों के साथ, जो उनको इमर्जिंग बिजनेस नजर आए दोस्तों, जहां पे बड़ा टर्नओवर आ सकता था। ऐसे इंडस्ट्री में इन्होंने ध्यान दिया जो हर बिजनेसमैन को देखना चाहिए और यस इन्वेस्टर को भी देखना चाहिए कि जैसे जैसे आने वाले समय में हमें ग्रोथ इंडस्ट्री दिखाई दे, हमें डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो ये फुल दोस्तों हिस्ट्री आपके सामने है रिलायंस की, जहां पे दोस्तों हमने एक 3,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को दोस्तों 2007 में 1 लाख करोड़ का धंधा पार करते हुए देखा 15 सालों में। यू कैन सी दोस्तों 2007 में जो हमने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर देखा दोस्तों, ये बढ़ते बढ़ते 2014 आते आते दोस्तों 4.5 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो चुका था। दोस्तों 2015-2016 हमने सेल्स को डीग्रोथ होते हुए देखा। लेकिन ये समय पे दोस्तों अगर ये खाली ऑयल में रहे होते तो मान सकते दोस्तों टर्नओवर इनका बहिर नहीं बढ़ता। लेकिन दोस्तों रिलायंस ने बड़े स्मार्ट मूव लिए। रिलायंस का रिटेल धीमे धीमे बड़ा होता जा रहा था, जो कि इमर्जिंग था। ऑयल जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है दोस्तों, पुरानी होती जा रही थी, ग्रोथ वहां पे कम होता जा रहा है। दोस्तों ऐसे समय पे इनके जो नए बिजनेसेस थे वो दोस्तों रंग लाना शुरू किया। दोस्तों आप देख सकते हो
ये कंपनी जो 21वीं सदी की शुरुआत में दोस्तों पहली बार 20,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंची थी दोस्तों, ये 2020 तक 6 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों दर्ज कर चुकी थी। यह दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ हमने रिलायंस इंडस्ट्री में इतने वर्षों में देखा है, और ये जीता जागता उदाहरण है कि यस, अगर कोई व्यक्ति सपना देखे और उसके पीछे एक्शन ले, कमिटेड रहे, आप अपने आप को कितना बड़ा बना सकते हो, ये दोस्तों आपके सामने है। दोस्तों पिछले साल तक कंपनी 9 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच चुकी है। दोस्तों भारत की दूसरे नंबर की ये सबसे बड़ी कंपनी इन द टर्म्स ऑफ सेल्स ये बन चुकी थी। खाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का टर्नओवर इनसे दोस्तों ज्यादा है। बाकी भारत की सब कंपनियों में सबसे बड़ी हम कहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, हम बोल सकते हैं। दोस्तों ये टर्नओवर को दोस्तों 9 लाख करोड़ पहुंचाने में किसका योगदान है? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ऑयल इनका सबसे बड़ा सेक्टर है, पर ऑयल के साथ इन्होंने दूसरे इमर्जिंग बिजनेस पे ध्यान दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिटेल, दोस्तों रिटेल इन्होंने शुरू किया जब 2006 के आसपास। आप देख सकते हो दोस्तों 2002 तक ये 1000 स्टोर कर चुके थे और 5000 करोड़ का टर्नओवर आता था। बड़े एग्रेसिव थे दोस्तों। 2020 आते आते ये 1000 स्टोर दोस्तों 10,000 स्टोर में कन्वर्ट हो चुके थे 2019 में इनफैक्ट, यानी 9 सालों में 10 गुना स्टोर बढ़े। इसीलिए 9 सालों में दोस्तों 5,000 करोड़ का टर्नओवर 1,30,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका था। दोस्तों 2019 के लिए 1 लाख करोड़ प्लस टर्नओवर करने वाली कंपनी कोई छोटी नहीं हुई। दोस्तों इतने कम समय में दोस्तों हमने रिलायंस रिटेल को दोस्तों जीरो से हीरो होते आंखों के सामने देखा। 1,30,000 करोड़ इज डेफिनेटली अ ह्यूज टर्नओवर। दोस्तों लास्ट ईयर 18,000 रिटेल स्टोर के साथ रिलायंस इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ के लैंडमार्क को भी पार करते हुए 2.6 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों दर्ज कर चुकी थी, जो कि टीसीएस और एचडीएफसी बैंक दोनों से ज्यादा था। दोस्तों एक कंपनी जो अभी शुरू हुई और दोस्तों आज भारत की सबसे बड़ी टर्नओवर मेकिंग में इनका नाम आ गया, ये दोस्तों बड़े गर्व लेने जैसी बात है फॉर रिलायंस रिटेल। और यही 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर आज दोस्तों इनके टोटल 9 लाख करोड़ के टर्नओवर में बड़ा कंट्रीब्यूटर हुआ। पिछले 10-15 सालों में रिलायंस रिटेल के कंट्रीब्यूशन को हमें बड़ा मानना होगा। यू कैन सी व्हाट अ ह्यूज ग्रोथ वी सॉ इन रिलायंस रिटेल। इसी प्रकार से दोस्तों जो जियो इन्होंने शुरुआत किया, भले इन्होंने 2004-5 में दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी जो हिट था, पर अनिल अंबानी के हाथ में जाने के बाद पूरा सुपर फ्लॉप हो चुका था, डेब्ट बर्डन में आ चुका था। दोस्तों ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्री ने वापस से कम्युनिकेशन में पांव रखा दोस्तों डिजिटल के द्वारा। 2018 में दोस्तों 19 करोड़ सब्सक्राइबर ये लोगों ने हासिल किए। 19 करोड़ यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। आप जानते हैं शुरुआत में इन्होंने फ्री प्लान रखे थे, राइट, पर 19 करोड़ सब्सक्राइबर पे दोस्तों 5,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे। मुझे अभी भी याद है एक समय पे हम कहते थे भारती 1 लाख करोड़ का टर्नओवर दोस्तों करने वाली है। दोस्तों भारती का 1 लाख, भारती यानी टेलीकॉम, राइट, 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे उससे पहले ही डिग्रोथ आया और पिछले कुछ 4-5 साल भारती के लिए अच्छे नहीं रहे। दोस्तों उस समय जियो बड़ी छोटी कंपनी हुई भारती के साथ, लेकिन दोस्तों इसने भारती से ज्यादा ग्रोथ दर्ज कराया। आप देख सकते हो सब्सक्राइबर जबरदस्त बढ़ता हुआ पिछले साल तक 44 करोड़ सब्सक्राइबर दोस्तों ये हो गए। दोस्तों भारती के भी 44 करोड़ सब्सक्राइबर है, पर वर्ल्ड वाइड अगर हम इंडिया का बेस देखें तो रिलायंस जियो के पास सबसे बड़ा बेस दोस्तों आ चुका था। इनका जो एआरपीयू है दोस्तों, एआरपीयू से हम गिन सकते हैं कौन सी कंपनी में ज्यादा यूजर पैसा देने को तैयार है। दोस्तों आप देख सकते हो रिलायंस का एआरपीयू कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 179 का एआरपीयू था। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एआरपीयू बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा। दोस्तों भारती इतनी पुरानी कंपनी है, वो पिछले साल 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे और दोस्तों आप देख सकते हो जियो 6 साल में 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए। तो एक चीज तय है दोस्तों, रिलायंस को आता है धंधा कैसे करने का। दोस्तों ये किंग हो जाते हैं जो बिजनेस में ये लोग काम करते हैं। दोस्तों रिटेल में किंग, 18,000 स्टोर किसी के नहीं है दोस्तों। तो 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर कोई नहीं करता है। सेकंड कंपटीटर को दोस्तों दूरबीन से देखना होगा कि कौन है दूसरा कंपटीटर। जैसे एक समय पे बिग बाजार था, पर ह्यूज डिफरेंस था दोनों में। आज दोस्तों डिमार्ट है, डिमार्ट में और इनके में ह्यूज डिफरेंस है। डिमार्ट जितना सालाना टर्नओवर करता है इतना तो ये लोग हर क्वार्टर में करते हैं, राइट। सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस।
between first and second both in retail store और you can even say in टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों जबरदस्त बढ़िया काम किया इन्होंने और एक कंपनी बन गई इंडिया में और एक जो लाख करोड़ के टर्नओवर को दोस्तों पार कर सके। तो अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ जियो। अगर आप टोटल रिलायंस का टर्नओवर देखो 30 साल में दोस्तों 20% कगार से बढ़ा है। दोस्तों यही कंपनी है जो 30 साल पहले भी दोस्तों निफ्टी में थी और अभी भी निफ्टी में सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां बची है जो उस समय भी थी अभी भी थी। दोस्तों उसमें से एक रिलायंस इंडस्ट्री है क्योंकि इन्होंने ग्रोथ जबरदस्त किया। पिछले 20 सालों में 16% कगार का ग्रोथ, 10 सालों का 8%। बीच में दोस्तों ग्रोथ कम हो चुका था, ऑयल इसमें इनको नीचे खींच रहा है। लेकिन ये समय में भी आप देख सकते हो दोस्तों, अगर टोटल रिलायंस का ग्रोथ 8% से बढ़ा तो रिटेल का तो ग्रोथ दोस्तों 40% कगार से बढ़ रहा था। तो इनफैक्ट रिलायंस रिटेल इनको ऊपर खींच रही थी और ऑयल का बिजनेस इनको नीचे खींचता है। पिछले 5 सालों में दोस्तों 16% से टोटल इनकम बढ़ी है। तो दोस्तों 30% कगार से दोस्तों रिलायंस रिटेल बढ़ा है और 70% कगार से दोस्तों जियो बढ़ा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये दोनों ही नए एज के बिजनेस ने रिलायंस को दोस्तों ग्रोथ दिया। बल्कि अगर खाली ऑयल में ये लोग होते तो खाली 60% ग्रोथ होता दोस्तों, रिलायंस को ये नीचे ले जाता। पर सही समय पे दोस्तों बिजनेसमैन ने ये डिसीजन लेके आज रिलायंस को ऊंचाई पे पहुंचाया। दोस्तों लास्ट ईयर भी रिलायंस का 24% का ग्रोथ दोस्तों हुआ है, जिसमें रिटेल का 27% का योगदान और जियो का भी 220% का योगदान है। तो ओवरऑल दोस्तों इससे हमको सीख मिली कि यस, अब अगर रिलायंस को कोई ग्रोथ दे रहा है तो वो दोस्तों रिटेल और डिजिटल इनकी न्यू एज बिजनेस इनको ऊपर लेते जा रहे हैं। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, मैंने 1992 से आपको डेटा दिया है दोस्तों। मुझे एक साल बताओ जब कंपनी ने लॉसेस किए दोस्तों। बड़ी कम कंपनियां दोस्तों ऐसा बेंचमार्क हासिल कर पाती है जिसे कहते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों पिछले इतने सालों में दोस्तों खाली 3 बार प्रॉफिट डिक्रीज हुए, राइट? लॉस की बात नहीं है, डिक्रीज। 2009 में जब दोस्तों क्रूड में अफड़ा तफड़ी थी, 2011 में और 2017 में। बाकी कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ करके दोस्तों पिछले साल 74,000 करोड़ का दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री है। सबसे पहले दोस्तों 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पहुंचने में भी यही थी और हो सकता है आने वाले समय में लाख करोड़ के प्रॉफिट पे भी दोस्तों ये लोग फटाफट पहुंचे। दोस्तों ह्यूज ग्रोथ इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। दोस्तों कंपनी की इक्विटी देखिए, इक्विटी क्या होती है दोस्तों? स्टेक होल्डर का जो पैसा लगा है दैट इज इक्विटी। हम देख सकते हैं दोस्तों 1992 में इक्विटी 158 करोड़ की थी, रिजर्व खाली 1700 करोड़ थे दोस्तों। हालांकि ये रिजर्व पूरे नहीं थे, वो समय के लिए अच्छे ही रिजर्व है, पर पेड अप इक्विटी के रिजर्व में कितना डिफरेंस है दोस्तों? कह सकते हैं करीबन दोस्तों 10 गुना रिजर्व था। ये कैसे बना था? कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी से। दोस्तों आज धीमे धीमे अगर स्टेक होल्डर का दोस्तों 7,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है दोस्तों, रिजर्व 7,000 के मुकाबले 10 गुना 70,000 करोड़ नहीं है दोस्तों। रिलायंस का टोटल इक्विटी रिजर्व बढ़ते बढ़ते करीबन 8 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो दोस्तों जबरदस्त बड़ा अचीवमेंट हुआ। 100 गुना हम कह सकते हैं कंपनी का रिजर्व बढ़ा पिछले इतने सालों में। दोस्तों ये रिजर्व किसका हुआ? ये रिजर्व दोस्तों इन्वेस्टर्स का हुआ। जो इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए उनकी वैल्यू, अगर सब इन्वेस्टर की वैल्यू 1700 करोड़ थी तो दोस्तों आज 8 लाख करोड़ की वैल्यू है। इसीलिए दोस्तों रिलायंस भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, राइट? नंबर 1 कंपनी इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप दोस्तों 18 लाख करोड़, यानी एक बड़ा अचीवमेंट हुआ दोस्तों। 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप की इंडिया में कोई कंपनी, राइट? इनफैक्ट आईओसी जिनकी मैंने बात की, जो इनसे ज्यादा टर्नओवर करते हैं दोस्तों, वो टॉप 100 में मुश्किल से आते हैं, उतना कम उनका मार्केट कैप है। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी से हासिल होता है जो आईओसी में नहीं है दोस्तों, राइट? इन्वेस्टर दोस्तों क्या देखते हैं? प्रॉफिट्स देखते हैं। प्रॉफिट हमने देखे कंसिस्टेंट है, इसीलिए कंपनी के रिजर्व ह्यूज बढ़े दोस्तों, राइट? आप कंपनी के मार्जिन देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इतने वर्षों से हम कह सकते हैं 5 से 15% की रेंज में चलते हैं, राइट फ्रेंड्स? कभी भी हमने 0% या नेगेटिव मार्जिन तो नहीं देखे, पर ये इनके मार्जिन की लॉन्ग टर्म रेंज है 5 to 15%, राइट? अभी हम देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल
हाई इन्फ्लेशन की वजह से लो मार्जिन दोस्तों कंपनी के थे, राइट। तो अगर हमने ये देखा कि भी कंपनी ने कंसिस्टेंट धंधा बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया और रिजर्व बढ़ते चले गए, ये रिजर्व दोस्तों कंटिन्यू डिविडेंड देने के बावजूद है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ने कंसिस्टेंट डिविडेंड पिछले इतने सालों से दिए, स्टिल जब डिविडेंड देते हैं तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों डिविडेंड में निकल जाता है, तो वैल्यूएशन कम बढ़ती है। रिलायंस के केस में हम देखें कि यस डिविडेंड देने के बावजूद इनके वैल्यूएशन जबरदस्त बढ़े हुए दोस्तों, राइट। इसीलिए रिलायंस ने दोस्तों पिछले इतने सालों में, ये लास्ट 30 इयर्स का डेटा है दोस्तों, 100 गुना रिलायंस ने पैसा करके दिया। यस फ्रेंड्स, 100 टाइम्स। और इसमें कई कंपनियां तो दोस्तों डीमर्ज होके आज आपको मिल चुकी है, वो कंपनियों की वैल्यूएशन और हुई दोस्तों, राइट। यस, पर नॉर्मली डायरेक्ट रिलायंस टू रिलायंस देखे तो दोस्तों 100 टाइम्स आज आपकी वैल्यूएशन बढ़ी, और वो भी ये पूरे के पूरे 29 सालों में दोस्तों आपको कंटिन्यू डिविडेंड मिला है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ दोस्तों एक तगड़ा और कंसिस्टेंट डिविडेंड जो कंटिन्यू बढ़ता चला गया और आपके वैल्यूएशन बढ़ते चले गए दोस्तों। स्टेक होल्डर्स के लिए रिलायंस जरूर एक लॉटरी थी दोस्तों। अगर हम कंपनी के भाव देखें तो ये लॉन्ग रेंज में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये 100 गुना हुआ मतलब ये कभी टूटा नहीं है दोस्तों, बहुत से समय शेयर टूटा भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे समय का दोस्तों फायदा उठाते हैं। आप देख सकते हो कंपनी के वैल्यूएशन करीबन हम कह सकते हैं दोस्तों 15 से 25 के पीई में रहते हैं। तो 25-30 के पीई पे दोस्तों महंगा बोल सकते हैं रिलायंस को, और 15 के करीब पीई को दोस्तों हम कह सकते हैं सस्ता पी इन द टर्म्स ऑफ रिलायंस। फेयर वैल्यूएशन दोस्तों 20 के आसपास को आप जरूर फेयर वैल्यूएशन दोस्तों बोल सकते हो। तो ये दोस्तों लॉन्ग हिस्ट्री पी की हो गई। अब दोस्तों हम रिसेंट ट्रेंड देखेंगे दोस्तों अभी क्या। चलो, हमने देखा कि रिलायंस जी हाँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो ध्यान रखती है इंडस्ट्रीज पे, और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में ये लोग बिजनेस जरूर करते हैं दोस्तों। इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया, कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, लास्ट ईयर का सेल्स ग्रोथ दोस्तों बढ़िया ग्रोथ में था। आप देख सकते हो पिछले साल का क्लोजिंग 24% ग्रोथ के साथ दिया, लेकिन आपके मार्जिन गिरे हुए थे। मार्जिन फेवरेबल नहीं होने के कारण दोस्तों प्रॉफिट खाली 9% से लास्ट ईयर बढ़ा था। अब क्या लेटेस्ट अगर हम ट्रेंड देखें दोस्तों, अभी Q1 के जो रिजल्ट आए, यू कैन सी फ्रेंड्स, 5% से सेल्स गिर के आया है दोस्तों, ये पूरी बात है। तो Q1 के रिजल्ट से दोस्तों हमें ये जानकारी सबसे पहले ले लेनी चाहिए कि नतीजे फेवरेबल नहीं है, ग्रोथ नहीं है Q1 में। इनफैक्ट जब Q4 के नतीजे आए थे दोस्तों, तब भी हमने यही चीज आप लोगों के साथ हाईलाइट की थी कि Q4 में भी ग्रोथ खाली 2% का था, जो इतना फेवरेबल नहीं था दोस्तों। ना Q4 का ग्रोथ अच्छा था, और Q1 में तो दोस्तों कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ आया है। तो करंट ट्रेंड दोस्तों रिलायंस के लिए हम नहीं कहेंगे फेवरेबल है, राइट। धंधे 5% गिर के आए, खर्चे हालांकि बढ़े नहीं, ये एक अच्छी चीज है, राइट। खर्चे नहीं बढ़े वो भी हमें देख लेने चाहिए। 4% से इनफैक्ट खर्चे घटे। तो अगर रिलायंस के धंधे नहीं बढ़े तो उन्होंने खर्चों पे भी लगाम कसी थी। दिस इज कॉल्ड एज दोस्तों गुड मैनेजमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं 5% अगर धंधा गिरा है तो किसने इनको नीचे खींचा है। क्या रिलायंस में धंधे अच्छे नहीं है अभी? तो ये डेटा देखने के लिए हमने पूरे सेगमेंटल डेटा दिए हुए आपको। यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, O2C यानी ऑयल टू केमिकल अभी भी इनको नीचे खींच रहा है दोस्तों। 50% टर्नओवर इनको किधर से आता है? 50% टर्नओवर दोस्तों इनको ऑयल टू केमिकल से आता है, और वो 18% डाउन है। तो बुरा हाल किया है दोस्तों ऑयल टू केमिकल ने इनके साथ। पिछले साल दोस्तों यूक्रेन रशिया के वॉर के कारण क्रूड के दाम हाई थे, अभी क्रूड के दाम गिरे हुए, जिससे दोस्तों ये इफेक्ट हमको देखने को मिली। दोस्तों ऑयल टू केमिकल अच्छा नहीं है। तो रिटेल आप देखो तो दोस्तों 20% का ग्रोथ कर रहा है। रिटेल दोस्तों बढ़िया ग्रोथ दे रहा है इनको। 27% वेटेज हुआ इनका टोटल टर्नओवर में। डिजिटल सर्विसेज जियो आप देखो दोस्तों 13% का ग्रोथ इसने दिया है। तो जियो ने भी दोस्तों ग्रोथ तो दिया है। अदर्स 17%, राइट, जिसमें इनकी मीडिया और दूसरे भी कई सेक्टर्स आते हैं। ऑयल एंड गैस 28% का ग्रोथ, पर बड़ा छोटा सेगमेंट है। तो ओवरऑल हम देखें तो ऑयल टू केमिकल के कारण दोस्तों रिलायंस के धंधे इस बार गिरे हैं, जो अच्छी निशानी बिल्कुल नहीं है, राइट। अब अगर रिटेल ने दोस्तों ग्रोथ दिया है तो थोड़ा रिटेल का और डेटा भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने डेटा है रिटेल का। आप देख सकते हो दोस्तों पिछले साल Q1 में 15,866 रिटेल स्टोर थे, जो दोस्तों अभी जो साल खत्म हुआ तब तक 18,000 पहुंचे,
और एक क्वार्टर बाद यानी अभी के क्वार्टर में 18,446 स्टोर टोटल पहुंच चुके हैं। तो स्टोर दोस्तों इनके जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, जो इनको ग्रोथ दे रहे हैं। 45.5 मिलियन स्क्वायर फुट से 65 हुआ, और ये क्वार्टर में दोस्तों 70.6 मिलियन स्क्वायर फुट दोस्तों पहुंच चुका है रिलायंस। इससे हमको पता चलता है कि पिछले साल में दोस्तों, पिछले 12 महीने में, ट्रेल सालों में कंपनी ने 2600 स्टोर, 2580 स्टोर नए खोले हैं। हालांकि असल में नए तो ज्यादा खोले हैं, पर कुछ स्टोर दोस्तों क्लोज भी होते हैं अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आने के कारण। तो ये नेट स्टोर है दोस्तों। मिलियन स्क्वायर फुट में आप अगर स्टोर देखो तो 25 मिलियन स्क्वायर फुट नई एड पिछले 12 महीनों में हुई है, जो कि एक बड़ी सिद्धि हुई दोस्तों। रिटेल हमने देखा डिजिटल सर्विस भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ मैंने डिजिटल सर्विस के भी डेटा दिए हुए दोस्तों। डिजिटल सर्विस के केस में नए एडिशन दोस्तों ये क्वार्टर में दोस्तों 92 लाख न्यू यूजर हुए हैं। अब 92 लाख यूजर यानी एक अच्छा ग्रोथ हुआ दोस्तों, राइट। आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्वार्टर है, एक ही क्वार्टर में नए 92 लाख यूजर हुए, राइट। अब अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री देखो तो दोस्तों जियो के सब्सक्राइबर 60% से बढ़े, बाकी इंडस्ट्री के दूसरे कंपनियों के 4% घटे। तो हम कह सकते हैं टेलीकॉम में बाकी सब की हालत टाइट है, सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, पर जियो के सब्सक्राइबर ऐसे समय पे भी बढ़े। तो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता हुआ दोस्तों इनका सब्सक्रिप्शन बेस, राइट। सो हमने देखा दोस्तों इनको ग्रोथ में नीचे कौन लाया, रिटेल जियो अभी भी इनको ऊपर ले जा रहे हैं। अब दोस्तों ये खर्चा क्यों नहीं बढ़ा वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने मेजर कॉस्ट दिया हुआ है, इनका सबसे ज्यादा खर्चा किधर होता है, तो 50% कॉस्ट दोस्तों रॉ मटेरियल के पीछे इनकी होती है दोस्तों। ये रॉ मटेरियल 26% से डिक्रीज हुआ, राइट। तो ये इन्होंने दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट डिक्रीज जो हुआ है, इससे इनका ओवरऑल कॉस्ट भी डिक्रीज हुआ है, राइट। तो मेन तो यही था दोस्तों, रॉ मटेरियल कॉस्ट, और ये डिक्रीज होने के कारण ही कंपनी का खर्चा भी ज्यादा बढ़ा नहीं है, राइट फ्रेंड्स। इनका दूसरा एक खर्चा है फाइनेंस दोस्तों। आप देख सकते हो क्वार्टरली करीबन 6,000 करोड़ का दोस्तों इनका इंटरेस्ट पे करने का दोस्तों होता है। ये 46% से बड़ा है पिछले साल के मुकाबले। तो सीधी बात है दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले डेब्ट भी बढ़ी, राइट। कितनी डेब्ट बढ़ी है, हालांकि ये 3% ही कंट्रीब्यूट करता है टोटल टर्नओवर में, पर दोस्तों ग्रॉस डेब्ट रिलायंस के सर पे Q4 अभी जब साल खत्म हुआ तब दोस्तों 3,13,000 करोड़ थी दोस्तों। यही क्वार्टर में, एक क्वार्टर में दोस्तों 5,000 करोड़ से और डेब्ट बढ़ी है दोस्तों। 1.5% का ये चेंज हुआ खाली एक क्वार्टर में, राइट। तो डेब्ट रिलायंस के सर पे कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि इसमें एक चीज है, इंटरेस्ट रेट तो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, ये डेब्ट को कैसे घटाएंगे दोस्तों, राइट। तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे, ये पॉजिटिव होगा रिलायंस के लिए, अभी तो वो घटे नहीं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो दोस्तों, तो रिटेल की प्रॉफिटेबिलिटी 18-19% से बढ़ी है, और जियो डिजिटल की प्रॉफिटेबिलिटी 13% से बढ़ी है दोस्तों। ओवरऑल प्रॉफिट 6% से गिरे। तो 6% से प्रॉफिट गिरना दोस्तों 100% अच्छी बात नहीं है, पर ये प्रॉफिट गिराने में कंट्रीब्यूशन किसने किया है, ऑयल टू केमिकल ने। बाकी रिटेल और डिजिटल दोनों के प्रॉफिट में दोस्तों हमने इंक्रीमेंट देखा है, राइट। तो इस बार की नेगेटिव चीज क्या है, रिलायंस धंधा गिर रहा है। पर इस बार की पॉजिटिव चीज दोस्तों क्या है, पॉजिटिव चीज इन्होंने खाली नए अपडेट किए, जो कुछ न्यू इन्होंने चेंजेस किए पॉजिटिव है। बाकी रिजल्ट दोस्तों हम कह सकते हैं हाईली चैलेंजिंग है, इनके अच्छे नहीं थे, राइट। इन नतीजों के आधार पे हमें यह साल उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम तगड़ा ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में करेंगे, राइट। यू कैन सी हियर ट्रेंड इनका कैसा हुआ। पिछले साल दोस्तों 24% का ग्रोथ था, हमने Q4 में ही बताया 2% का ग्रोथ है, अच्छा नहीं है। देखो Q1 में भी ऐसा ही नेगेटिव ग्रोथ आया। तो दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव बात। हम फिर भी कुछ अच्छा ग्रोथ अगर अनुमान ले, हम ज्यादा देखो अच्छा ग्रोथ ले नहीं सकते। ये साल हो सकता है दोस्तों नेगेटिव टू म्यूटेड इनके सेल्स ग्रोथ रहे। मैंने यहाँ पे अभी 60% का दोस्तों अनुमान रखा है ग्रोथ का, बहुत हाई ग्रोथ का अनुमान नहीं रखा है। तो इस साल में उम्मीद क्या कर रहा हूं, 7% से धंधे बढ़ेंगे, मार्जिन इनके अभी भी अफेक्टेड रहे,
12% से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 60% का धंधे में ग्रोथ, 12% के प्रॉफिट में ग्रोथ, राइट, ये हमारी उम्मीद है दोस्तों। अभी जो इनके रिजल्ट आए Q4 का अपडेट अगर हम ट्रेल ईपीएस में करेंगे, सॉरी Q1, तो Q1 ने ट्रेल ईपीएस को नीचे किया है, राइट, क्योंकि Q4 में 28 का ईपीएस था, इस पर प्रॉफिट गिर के आए तो 24 का ईपीएस ऐड हुआ। तो दोस्तों ट्रेल ईपीएस को नीचे लेके आया करंट रिजल्ट, राइट। इन डेटा के आधार पे दोस्तों मैंने जो मेरी उम्मीद बताई, इस बार 60% से धंधे बढ़ेंगे, 12% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद ये करूंगा दोस्तों, इस साल हम 9.5 लाख करोड़ के करीब का टर्नओवर देखेंगे दोस्तों। पहले उम्मीद थी कि 10 लाख करोड़ अब जल्दी रिलायंस पहुंच जाएगा, पर अब ऐसा होगा नहीं दोस्तों। आईओसी का टर्नओवर बढ़ेगा, आपके एलआईसी का टर्नओवर बढ़ेगा, रिलायंस का इस बार टर्नओवर म्यूटेड रहना चाहिए, राइट। तो थोड़ी कम चांसेस है 10 लाख करोड़ के धंधे पे दोस्तों रिलायंस के इस बार पहुंचने के। प्रॉफिट दोस्तों 83,000 करोड़ के करीब पहुंचेंगे और ईपीएस इनका 100 रुपए के आसपास पहुंचेगा। फेयर वैल्यू दोस्तों 1858 के करीब दोस्तों कंपनी की होती है। तो दोस्तों इन डेटा के आधार पिछले साल 99 का ईपीएस था और पी 24 था, राइट। अभी जब ईयर खत्म हुआ 3 महीने पहले की ये बात है, एक क्वार्टर जब ऐड हुआ दोस्तों आपका ट्रेल ईपीएस नीचे आ गया 99 का 96, पी दोस्तों ऊपर हो गया, महंगा हो गया। एक तो अर्निंग घटी और शेयर चला है, तो पी आपका हाई हो गया 24 से 26। दोस्तों ये साल के अंत तक मैं 103 का ईपीएस देखूंगा और पी 25 का, राइट। तो पेग रेशियो दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ के कारण आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, राइट। दोस्तों हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए नियर टर्म में? नियर टर्म में दोस्तों सेल्स चैलेंजिंग होने के कारण दोस्तों हम इस साल रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव इनपुट नहीं देख पाएंगे जब तक कि ये सेल्स बढ़ के ना आए। रिलायंस ने लेकिन खबरों में अपने आप को पूरा रखा है दोस्तों। आपने देखा कि जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हो गया, पहले आपको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के नाम पे शेयर दिए गए, तो जिनके भी पास रिलायंस है उनको हर एक शेयर पे एक RSIL, हालांकि अभी हमको बोलना पड़ेगा जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक एक शेयर मिला। लोगों को ये पता नहीं था कि अब जियो फाइनेंशियल का शेयर मिला है, ये करने क्या वाला है। पहला दोस्तों इनका इनपुट आ गया, ये लोग टीएसपी के साथ मिलके एएमसी का कंपनी बनाएंगे। अब सीधी बात है, रिलायंस एएमसी में आएगा तो ये टॉप 5 में तो दोस्तों आने वाले 2-3 सालों में आ जाने वाला है। तो एक अच्छी खबर रिलायंस की दोस्तों हमको अभी मिली एएमसी के रूप में, राइट। रिटेल के इन्होंने जो प्रमोटर के अलावा के जो शेयर होल्डर थे इनको 3200 रुपया ऑफर करके उनको डिसॉल्व करने का बात रखा है। तो इससे साबित होता है दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस रिटेल को भी जियो की तरह हो सकता है कुछ स्पिन ऑफ करे। तो खबरें अच्छी है, रिजल्ट अच्छे नहीं, राइट। क्या करना चाहिए दोस्तों? ये जो लाइफ टाइम हाई पे रिलायंस ऑलरेडी आया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी करेक्शन में लिए हुए थे और ऑलरेडी आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे देख सकता हूं ये साल चैलेंजिंग में है, तो ये साल को चैलेंजिंग में मानते हुए मैं दोस्तों कंपनी को 1994 के करीब अगर करेक्ट होती है मैं वापस इसको खरीदूंगा, राइट। और 2763 की मैं एक रेंज उम्मीद कर रहा हूं। प्रॉफिट बुकिंग 2763 के करीब दोस्तों मुझे 5% जितना करना चाहिए अगर मैंने नीचे से 1900 के करीब अगर लास्ट ईयर इसको बाय किए हुए, राइट। ओवरऑल वेटेज हम यहाँ पे दोस्तों अभी तक 5% का रखते थे, कुछ खबरें अच्छी आई है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं है दोस्तों। वेटेज 4.5% का दोस्तों यहाँ पे करना चाहिए कंसिडरिंग लो सेल्स ग्रोथ। हमें पता नहीं है कब तक ये लो सेल्स ग्रोथ रहेगा, राइट। तो अभी से एक क्वेश्चन का स्टेप लेते हुए थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपने वेटेज को 4.5% हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है, रिटेल में बड़ी है, जियो अपने टेलीकॉम में बड़ी है, फिनांस में भी ये बड़ी बनेगी दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये लोग काम कर रहे, हो सकता है 2 साल में हम ये ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड भी कुछ नए इनपुट देखे। तो दोस्तों बड़े अच्छे प्लान है कंपनी के, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये वेल्थ क्रिएटर है। इन्वेस्टर को कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के साथ देने की क्षमता दोस्तों रिलायंस रखता है। मैं उम्मीद करूंगा 2030 आते आते रिलायंस दोस्तों लैंडमार्क 20 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करके 23 लाख करोड़ पहुंच सकती है।
प्रॉफिट दोस्तों रिलायंस के, ये सबसे पहली कंपनी बनी थी 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करने में। ऐसे ही दोस्तों 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट पार करने में भी हो सकता है रिलायंस पहली 3 कंपनियों में हो। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी कंपनी दोस्तों आपकी रिलायंस हुई, राइट। तो दिस वर ऑल अपडेट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। हाँ, मैंने डेप्ट आपको बताई बहुत ज्यादा है, लेकिन नीचे मैंने आपको रेशियो दिए हुए आप देख सकते हो दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी अभी भी फेवरेबल है 40%, मतलब ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज्यादा डेप्ट है। 3 लाख करोड़ लगता है ज्यादा, पर उनकी वैल्यू भी तो, कंपनी की साइज भी तो बड़ी है। रिजर्व इनका 9 लाख करोड़ का था अभी हमने देखा, राइट। तो दोस्तों 39 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जस्ट डेप्ट है लेकिन फिर भी फेवरेबल हम इसको कहेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो हमने रिलायंस के बारे में पूरी जानकारी ली, क्या कर रहे हैं देखा, क्या उम्मीद करेंगे ये देखा। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये लर्निंग के लिए थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई टिप प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम इट नेवर गिव्स टिप्स। जो हम सिखाते हैं उसको आप एक्शन में ले सको, इसलिए ये हम इंट्रिंसिक वैल्यू के रिलायंस के वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टिप की और बिल्कुल न देखिएगा, राइट। So it was great discussion with everybody. Thank you so much and Jai Hind to everybody. धन्यवाद. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.